क्लास 6 की जो नई बुक आई है सोशल साइंस की, उसमें 5th चैप्टर है इंडिया दैट इज़ भारत। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत मज़ा आता है ये चैप्टर पढ़ने में मुझे। मुझे लगता है बच्चों को भी बहुत ही मज़ा आने वाला है इस चैप्टर को पढ़ने में। चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है लेकिन बहुत गूढ़ है, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर। नया चैप्टर जो आया है ये बिल्कुल स्वागत करने योग्य है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इस बुक के 5th चैप्टर इंडिया दैट इज भारत। इस बार की जो बुक आई है उसमें एक खास बात है कि किसी न किसी थॉट के साथ, किसी न किसी कोट के साथ स्टार्ट किया गया है चैप्टर को। यहाँ पे इंडिया दैट इज भारत में श्री अरबिंदो जी की एक थॉट लिखी गई है, जिसमें ये लिखा है कि इन इंडिया एट अ वेरी अर्ली टाइम द स्पिरिचुअल एंड कल्चरल यूनिटी वाज मेड कंप्लीट एंड became the very stuff of the idea of all this great surge of humanity between the Himalayas and the two seas। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी कलाकृति है। A scene from rural India about 2300 years ago, north gate of the Great Sanchi स्तूप। गांव का जो जनजीवन था वो दिखाया गया है यहाँ पे। और चैप्टर जो स्टार्ट होता है वो हमेशा ही 3 बिग क्वेश्चंस, द बिग क्वेश्चंस, जिसमें 1 2 या 3 कई बार जिस तरीके का चैप्टर हो उससे स्टार्ट होता है। और ये पूछा गया कि हाउ डू वी डिफाइन इंडिया, व्हाट वर द एंशिएंट नेम फॉर इंडिया। दो ही चीजों पे इस पूरे चैप्टर को फोकस किया गया है कि हम इंडिया को किस तरीके से डिफाइन करते हैं और एंशिएंट इंडिया को हम किस तरीके से परिभाषित करते हैं, किन अलग अलग नामों से जानते हैं। ये 2 सवाल हमारे इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। और ये इंडिया का मैप आता है, छोटा करके पहले देखें फिर मैं जूम करूंगी। आप देख सकते हैं हिंदू कुश पर्वत नॉर्थ ईस्ट की तरफ, इधर हिमालय, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, ये तो है ही। अ फिजिकल मैप ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट विद सम ऑफ इट्स रिवर्स। तो रिवर्स कौन कौन से यहाँ पे दिखाए गए आप इस तरफ देखेंगे यदि, तो पंजाब की जो पंच आब, पंजाब को जब संधि विच्छेद करते हैं तो उसका अर्थ होता है पंच जोड़ आब। कहने का मतलब है कि 5 नदियों की भूमि। आब का मतलब पानी होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंधु नदी यानी कि रिवर इंडस और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, है ना। तो रिवर इंडस मेन रिवर है और जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो है झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और ब्यास। साथ ही साथ आप देखेंगे कि यहीं से एक जुड़ा हुआ है रिवर सरस्वती, जो विलुप्त हो गई है लेकिन अभी रिसेंटली इसको फाइंड आउट किया गया है, कुछ खुदाई वगैरह हुई है उसमें ये पता चला है कि यहाँ पे इस रिवर का ट्रेस मिला है। ऐसे हमारे यहाँ रिवर शुरू से ही है। और हम जैसे देखते हैं इलाहाबाद भी यदि आप जाएंगे तो आप जानते हैं कि वहाँ पे 3 नदियों का संगम है, गंगा, जमुना एंड सरस्वती। फिर हम यहाँ पे रिवर गंगा देख रहे हैं और उसके रिवर यमुना देख रहे हैं, चंबल है। साउथ की तरफ जब आते हैं नीचे की तरफ थोड़ा, तो नर्मदा है, तापी है। और उड़ीसा की तरफ आप देखेंगे कि महानदी है ना। फिर रिवर गोदावरी आपको दिखेगी और बिल्कुल साउथ में रिवर कृष्णा और कावेरी आपको दिखेगी। तो ये खास नदियां हैं हमारे। साउथ की कुछ नदियों का जिक्र है इसमें और नॉर्थ की कुछ नदियों का जिक्र है। Today, the India we know is a modern nation with defined borders, defined states, and a known population। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मॉडर्न नेशन का कॉन्सेप्ट है, ये इंडिया जो है आजादी के बाद ही नेशन बन चुका है सही अर्थों में।
और आज हम इंडिया को जिस मॉडर्न नेशन के रूप में डिफाइन करते हैं, उसके बॉर्डर हैं, डिफाइंड बॉर्डर हैं, है ना? और स्टेट्स बहुत सारे हैं, डिफाइंड स्टेट्स है, और कितनी जनसंख्या है ये भी हमें मालूम है। और ये भी मालूम है कि जनसंख्या के हिसाब से हम नंबर 1 पे आ गए हैं, चाइना को पीछे छोड़ चुके हैं। तो यहाँ पे फिलहाल हम लोग बस इतना ही जानेंगे कि हाउएवर इट वाज वेरी डिफरेंट 500 इयर्स अगो। 500 साल पहले ये बिल्कुल अलग था। 2000 इयर्स अगो और इवन 5000 इयर्स अगो। तो 500 साल पहले ये अलग था, 2000 साल पहले ये अलग था, और 5000 साल पहले भी ये अलग था। So this region of the world, which we often call the Indian subcontinent, has had many different names and shifting boundaries. तो ये वाला जो रीजन है, दुनिया का ये हिस्सा जो है जिसे हम भारत कहते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। क्योंकि सब कॉन्टिनेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। किस कॉन्टिनेंट का हिस्सा है? एशिया। तो विश्व का ये हिस्सा जिसे हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, और सब कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वो हिस्सा है जो एशिया का, एशिया कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। तो इसीलिए इसे इंडियन सबकॉन्टिनेंट कहते हैं। तो हैज हैड मेनी डिफरेंट नेम्स एंड शिफ्टिंग बाउंड्रीज। इसके बहुत सारे डिफरेंट नेम्स हुए जब से हमने जाना, तब से इसके बहुत सारे नेम्स हुए, बदलते हुए नाम रहे, और इसकी बाउंड्रीज भी हमेशा चेंज होती रही। We can learn about India's past and evolution from many different sources. Let us explore. तो हम ये जान सकते हैं भारत के भारत के नामों का, एक्चुअली भारत के नामों का, और दूसरे शब्दों में कहें तो इसकी बाउंड्रीज का जो विकास हुआ, जो इवोल्यूशन हुआ, वो हमें पता चलता है डिफरेंट सोर्सेज से, बहुत सारे स्रोतों से। तो चलिए किसके स्रोतों से हमें पता चलता है, हम देख लेते हैं। थिंक अबाउट इट। Consider a physical map of Indian subcontinent at the start of the chapter. What are its natural boundaries that you can make out? तो एक फिजिकल मैप जो हमने अभी तुरंत देखा, इंडियन सबकॉन्टिनेंट का, चैप्टर के स्टार्ट में ही देखा, उसकी नेचुरल बाउंड्रीज कौन कौन सी हैं? So, in the course of history, India has been called by many names, both by its inhabitants and by visitors from outside. These names come to us from ancient text accounts of travelers and pilgrims and inscriptions. Inhabitants ऐसे लोगों को बोलते हैं जो वहाँ के वासी हो, किसी भी देश के जो प्राकृतिक रूप से मूल निवासी होते हैं, उन्हें इनहेबिटेंट्स कहते हैं। तो भारत को अलग अलग नामों से पुकारा गया, यहाँ के मूल निवासियों के द्वारा भी, और उनके द्वारा भी जो यहाँ पर बाहर से घूमने के लिए आए थे। और ये नाम हमें पता चलते हैं एंशियंट टेक्स्ट से। अकाउंट्स ऑफ ट्रेवलर्स, यानी ट्रेवलर्स जो यहाँ पे घूमने आते हैं, वो जब कुछ लिख के जाते हैं तो उसे ट्रेवलॉग कहते हैं। और वो ट्रेवलॉग जो है, वो हमारे लिए एक सोर्स का काम करता है। जो तीर्थयात्री भी यहाँ घूमने आते हैं, वो भी जो कुछ भी लिख के जाते हैं या कुछ जो बयान करते हैं, वो भी हमारे लिए एक सोर्स होता है। इसी तरह से इंस्क्रिप्शंस भी हैं जो हमें इस बात की जानकारी देते हैं। हाउ इंडियंस नेम्ड इंडिया। भारतीयों ने इसका नाम इंडिया कैसे रखा? द ऋग्वेदा is India's most ancient text. As we will see in chapter 7, it is several thousand years old. It gives the northwest region of the subcontinent the name Sapta Sandhava, that is the land of the seven rivers. The word Sandhava comes from Sindhu, which refers to the Indus River, or at times of river in general. तो अभी तुरंत ही हमने ऊपर वाले मैप पे देखा था, और यहाँ भी हम लोग देख लेते हैं कि क्यों हम इसे सप्त सैंधव कहते हैं। काउंटिंग कर लेते हैं। रिवर इंडस 1, झेलम 2, चिनाब 3, रावी
4, Satluj 5, Saraswati 6 और गंगा 7. The northwest region of the subcontinent. आगे देखते हैं कि मूविंग ऑन moving on in time, we see names for other parts of India appears in the literature. The Mahabharata is one of India's the Mahabharata is one of India's most famous text. We read about it in the theme our cultural heritage and knowledge traditions. Interestingly, it lists many regions such as Kashmira, more or less today's Kashmir, Kurukshetra, parts of Haryana today, Vanga, parts of Bengal, Prag Jyotish, roughly today's Assam, Kutch, today's Kutch, Kerala, more or less today's Kerala, and so on. तो ये एक जिक्र बताता है, ये एक ऐसा सोर्स है महाभारत जो कि सबसे फेमस सोर्स माना जाता है हमारे यहाँ का। तो बहुत बार क्या होता है, अभी तक ऐसा क्या होता था कि वो होता आया है इस तरीके से कि इन पुस्तकों को और रामायण को, महाभारत को एज अ हिस्टोरिकल सोर्स नहीं लेके, एज अ लिटरेरी सोर्स नहीं लेके, इसे कई बार इस तरीके से कह दिया जाता है कि ये कही सुनी बातें हैं, किंवदंती है। पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत से चीजों का उल्लेख वहां पे मिल जाता है जो हम आज भी देख पाते हैं। इतने सालों साल पहले, हजारों साल पहले आप देखिए कि महाभारत में यदि तुम लोग देखोगे तो आज जिन जिन जगहों का नाम हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, उन सारे नामों का जिक्र महाभारत में आपको मिल जाएगा। जैसे कश्मीर, आज के कश्मीर को हम कश्मीर कह रहे हैं, उस समय इसे कश्मीरा कहा जाता। जैसे कश्मीर, कुरुक्षेत्र, आज हरियाणा पूरा हरियाणा हो गया, उसमें से कुछ क्षेत्र को पार्ट ऑफ हरियाणा जो है, कुछ क्षेत्र को कुरुक्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और आपको पता है कि महाभारत की जो लड़ाई भी हुई थी वो कुरुक्षेत्र में हुई थी। सो वंगा ये प्राचीन नाम है बंगाल का। प्राग ज्योतिष ये भी आसाम का प्राचीन नाम है। कच्छ ये भी, इसका भी उल्लेख है उसमें, और केरला का भी उल्लेख है। ये सारे स्थान आज भी हमें थोड़े बहुत बदलावों के, नामों के बदलाव के साथ मिलते हैं और हम इनका प्रयोग करते हैं। But when do we come across a name for the entire Indian subcontinent? Because ancient Indian texts are difficult to date. This is not an easy question to answer. The Mahabharata uses the term Bharatvarsha and Jambu Dvipa, and scholars generally agree that this long poem was written from a centuries BCE onwards. जब हम एंटायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात करते हैं, ये तो पहले हमने अभी पिछले पैराग्राफ में हमने देखा कि अलग अलग क्षेत्र की हमने बात की। जब हम एंटायर सबकॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो महाभारत में जनरली इसके लिए दो शब्दों का प्रयोग किया गया है, एक तो भारतवर्ष और दूसरा जम्बू द्वीप। और अ, जब पूजा पाठ होता होगा घरों में तो आपने देखा होगा कि जो पंडित जी होते हैं वो इसी नाम के साथ शुरुआत करते हैं पूजा की, है ना? भारतवर्ष से जम्बू द्वीपे। और जो स्कॉलर्स है, जो विद्वान है, वो भी इस चीज के लिए तैयार होते हैं कि ये काफी समय पहले, फ्यू सेंचुरीज बीसी ऑनवर्ड्स इस कविता को लिखा गया होगा, यानी महाभारत में जो कुछ भी लिखा गया उसकी बात करते हैं। So the first term Bharatvarsha clearly extends to the entire subcontinent. पूरे subcontinent के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। And the text includes the name of numerous rivers and people. और इसमें यानी कि
महाभारत की बात हो रही है, उसे एज़ अ लिटरेरी सोर्स हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं और हम ये एक तरह से सबूत देख रहे हैं कि आज जिन चीज़ों का नाम हम ले रहे हैं, जिन स्थानों का नाम हम आज के समय में ले रहे हैं थोड़े बहुत बदलावों के साथ, ये सारे के सारे नाम महाभारत में हमें दिखते हैं। महाभारत में हमें पढ़ने को मिलते हैं। बहुत सारी नदियाँ भी इसी तरह से हैं। जैसे भारतवर्ष मीन्स द कंट्री ऑफ द भारताज़। So Bharat is the Bharat is a name that first appear in the Rig Veda. भारत नाम का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है, where it refers to one of the main Vedic group of people in later literature. Several king named Bharata are mentioned. है ना? तो भरत नाम जो है इसका उल्लेख सबसे पहले हमें ऋग्वेद में मिलता है और बाद में जो कि उस समय के वैदिक ग्रुप के जो लोग थे, उनके नामों में से एक आता है और बाद के लिटरेचर में तो हमें बहुत सारे ऐसे राजाओं का नाम मिलता है, जिसमें भरत का नाम मेंशन है। दूसरा टर्म आता है हमारे लिए जम्बू द्वीप, मीन्स द आइलैंड ऑफ द फ्रूट्स ऑफ जामुन ट्री। और अभी के समय में इस समय जब मैं पढ़ा रही हूँ, तो इस समय आपको मार्केट में बहुत सारे जामुन मिलते होंगे, खरीदते होंगे। इसके अलावा जीडीए का एक बहुत ही अच्छा इनिशिएशन है कि इन लोगों ने रोड्स वगैरह पे जो भी पब्लिक प्लेसेस है उन जगहों पे जामुन के पेड़ लगवाए हैं। तो जामुन यहाँ बहुतायत में होती है, बहुत अधिक मात्रा में होती है और जम्बू द्वीप कहने का अर्थ ही है द आइलैंड ऑफ द फ्रूट ऑफ द जामुन ट्री। है ना? कि वो जगह, वो द्वीप जहाँ पे जामुन के पेड़ होते हैं। दिस इज इंडीड अ कॉमन ट्री नेटिव टू इंडिया, ऑल्सो कॉल्ड जम्बू फल, मालाबार प्लम ट्री। Jambudvipa came to mean the Indian subcontinent. So, in fact, we get a good clue from the Indian emperor. His name is Ashoka, and we will meet him later. यानी कि नेक्स्ट मतलब अगले के चैप्टर में जब कभी भी हम अशोका के बारे में पढ़ेंगे तब की बात कह रहा है। लेकिन अभी for now we can take his date to be about 250 BCE. As we will see, he left us many inscriptions. In one of them he used the same. A few centuries later, Bharata became the name generally used for the Indian subcontinent. For instance, is an Indian टेक्स्ट कॉल्ड द विष्णु पुराण वी रेड। विष्णु पुराण का एक थोड़ा सा हिस्सा दिया हुआ है जिसमें इस शब्द का प्रयोग हुआ है कि अखंड भारत जो हम बोलते हैं यानी भारत शब्द का इस्तेमाल जो हम करते हैं उसके बारे में कि उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रि हिमाद्रिस के दक्षिणम व- वर्षम तड भारतम नेम Nama, Bharatam Nama. So the country that lies north of the ocean and south of the snowy mountain is called Bharata. तो आप जब मैप देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो भारत देश है वो ओशन के नॉर्थ में और हिमालय का जो स्नो वगैरह है उसके साउथ में पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि द कंट्री दैट लाइज नॉर्थ ऑफ द ओशन एंड साउथ ऑफ द स्नोई माउंटेन्स इज कॉल्ड भारत। उसे हम भारत कहते हैं। दिस नेम भारता रिमेन्स इन यूज इवन टुडे। आज भी हम लोग भारत के नाम का इस्तेमाल करते हैं। इन नॉर्थ इंडिया इट इज जनरली रिटन एज भारत, while in South India it is often भारतम। तो बहुत ही अच्छा लगता है इस नाम का इस तरीके से ऐतिहासिक विवरण देखते हुए। Okay, have you identified the snowy mountain? Do you think this brief description of Bharata is correct? क्या आपको लगता क्या आप स्नोई माउंटेन को आइडेंटिफाई कर पाए हैं? और क्या आपको लगता है कि ये भारत के लिए करेक्ट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, संक्षिप्त विवरण है उसका? तो ये बिल्कुल सही विवरण है बच्चों, क्योंकि स्नोई माउंटेन से अर्थ है हिमालय। हिमालयस के जो 3 रेंजेस है ना? अक्सर वहाँ पे बर्फ जमी हुई होती है बिकॉज़ ये हायर लैटिट्यूड पे है। और
वहाँ के दक्षिण में भारत स्थित है, ये बिल्कुल सही डिस्क्रिप्शन है भारत के लिए। और आप ये सोचो कि इतने समय पहले, so it is interesting to note that different parts of the country adopted a similar identification for India. For instance, a poem of ancient Tamil literature from about 2000 years ago praises a king whose name is known from Cape Kumari in the south, from the great mountain in the north, from the ocean of the east, and on the west. You can now recognize the great mountain in the north, and it should not be difficult to identify Cape Kumari. It looks like ancient Indian knew their geography well. तो यानी इतना सटीक विवरण ये तमिल के एक लिटरेचर की बात बता रहा है जो 2000 साल पहले लिखी गई थी। वहां पे एक राजा की तारीफ करके ये कहा जा रहा है। और बहुत ही आश्चर्य आपको लगेगा कि इतने समय पहले जो यहाँ के निवासी थे, उन्हें अपने देश की भूगोल के बारे में, अपने देश की ज्योग्राफी के बारे में बहुत सटीक जानकारी थी। क्योंकि यहाँ भी वही ज़िक्र किया गया है कि क्योंकि यहाँ भी वही ज़िक्र किया गया है, जिसे आप रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं, द ग्रेट माउंटेन इन द नॉर्थ यानी हिमालय के बारे में कहा जा रहा है, और केप कुमारी यानी कि एंशिएंट इंडियंस जो थे, वो अपनी ज्योग्राफी को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। डोंट मिस आउट का एक सेक्शन है, जिसमें ये कह रहे हैं कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन which was first written in English uses the phrase India, that is Bharat, right at the beginning. Similarly, the Hindi version of the constitution mentions same as Bharat अर्थात India. तो बीच में एक्चुअली बच्चों आप लोगों की क्लास तो बहुत छोटी है, तो यहाँ पे मैं बहुत डिटेल्स नहीं बताऊंगी कि क्या पॉलिटिक्स चलता है। लेकिन थोड़े समय पहले की बात है कि जब भारत शब्द का उल्लेख किया गया था, तो लोगों को बहुत कि जब भारत शब्द का उल्लेख किया गया था, तो थोड़ी-सी लोगों के बीच बहुत असंतुष्टि हुई थी कि क्या भारत का नाम सिर्फ़ भारत के नाम से जाना जाएगा, इंडिया नाम नहीं बोला जाएगा या क्या? इस तरह की बहुत हुई थी बातें। तो यहाँ पे ये बता रहा है आपको कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पहले इंग्लिश में लिखी गई थी, उसमें ये फ्रेज़ इस्तेमाल किया गया है, इंडिया दैट इज़ भारत। स्टार्टिंग ही है कि इंडिया जो कि भारत है, और हिंदी वर्ज़न जब लिखा गया, तो लिखा गया भारत अर्थात इंडिया। भारत यानी कि इंडिया। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि इंडिया के नाम का इस्तेमाल खराब हो जाए, इस इंडिया नाम का इस्तेमाल बंद हो जाएगा और सिर्फ़ भारत ही नाम का इस्तेमाल होगा। ये बस अपनी हिस्ट्री को जानने की बात है कि यदि हम इसे भारत कह रहे हैं, तो इसका एक बहुत ही पुरातन इतिहास है, बहुत ही प्राचीन इतिहास है, जिससे कि हमें समझ में आता है कि ये नाम कितना पुराना है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, क्या कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन Constitution, a document that spells out the basic principles and laws of a nation, the Indian Constitution, which will be studied in grade 7, which will be studied in grade 7, came into force in 1950। तो यहीं से थोड़ा सा आपको बता दिया गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ये कानूनों का, जो कानून हमारे हैं, उसका एक बेसिक प्रिंसिपल जो है, उसका एक उसकी एक पुस्तक है, और इसी के अकॉर्डिंग देश चलता है। ये यहाँ पे आपको जस्ट थोड़ी सी जानकारी दे दी गई है, डिटेल्स में हम लोग इसे क्लास 7 में पढ़ेंगे, और ये प्रैक्टिस में आया 1950 में। ये तो हमने अभी तक जो पढ़ा वो ये कि हमारे पुस्तकों में किस तरीके से उल्लेख है
कि भारत, ये तो अभी तक हमने पढ़ा कि किस तरीके से हमारे यहाँ की पुस्तकों में उल्लेख है कि भारत का नाम पहले से ही विद्यमान था। और अब हम लोग देखेंगे और अब हम लोग देखेंगे कि हाउ फॉरेनर्स नेम्ड इंडिया, कैसे विदेशियों ने भारत के नाम को जाना या कैसे विदेशियों ने भारत के नाम को रखा। So the first foreigners to mention India were the Persians, the ancient inhabitants of Iran. तो पहले जो फॉरेनर थे वो ईरान से आए हुए थे, पर्शियंस थे। और 6th सेंचुरी बीसीई में एक पर्शियन एम्परर था, एक पर्शियन राजा था, जिसने एक मिलिट्री कैंपेन की थी। तो in the 6th century BCE, a Persian emperor launched a military campaign and gained control of the region of the Indus River। है ना, भारत एक उस पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, आप पहचान गए होंगे कौन सा राजा है। So, in the 6th century BCE, a Persian emperor launched a military campaign and gained control of the region of the Indus River, which we, which, as we saw, was earlier called Sindhu। तो पर्शियन एम्परर था एक, उसका नाम था डेरियस फर्स्ट। एक्चुअली उसने 6th सेंचुरी बीसीई में एक मिलिट्री कैंपेन किया था और सिंधु नदी के आसपास का एरिया जो था उस पे कंट्रोल कर लिया था। और उसे सिंधु इंडस रिवर के आसपास के एरिया को कंट्रोल कर लिया था, जिसे पहले हम सिंधु के नाम से जानते थे। सो इट इज नो सरप्राइज दैट इन देयर अर्लियर रिकॉर्ड्स एंड स्टोन inscriptions, the Persian referred to India as Hind, Hindu, or Hindu। So it is no surprise that in their earliest record and stone inscriptions, the Persian referred to India as Hind, Hindu, or हिंदू। तो ये बता रहे हैं कि उनके जो यानी कि जो पर्शियन लिटरेचर है या पर्शियन जो इंस्क्रिप्शंस है उसमें भारत का ही उल्लेख किया गया है, हिंद, हिंदू या फिर हिंदू के रूप में, क्योंकि इंडस रिवर से ये कनेक्ट करके बोला गया है। विच आर एडेप्टेशंस इन देयर लैंग्वेज ऑफ सिंधु, है ना, जो कि सिंधु नदी का एडेप्टेशन है, यानी सिंधु नदी को उन लोगों ने इस तरीके से बोलना स्टार्ट कर दिया। सो नोट दैट इन ancient Persian, Hindu is a pure geographical term. It does not refer here to the Hindu religion। यहाँ पे ये स्पष्ट कर देना बहुत ही जरूरी है कि एंशियंट टेक्स्ट जो है उसमें हिंदू से मतलब जोग्राफिकल टर्म है, ये एक जोग्राफिकल टर्म है, भौगोलिक क्षेत्र के रूप में इसका उल्लेख किया गया है, ना कि धर्म से रिलेटेड। आज के समय में जैसे हिंदू आज के समय में जैसे हिंदू को एक रिलीजन के रूप में मान लिया जा रहा है, जबकि इस बुक में जो पर्शियन लिटरेचर है उसमें हिंदू को किसी धर्म से रिलेट नहीं किया गया, बल्कि एक भौगोलिक क्षेत्र से रिलेट किया गया है। और इसका यही अर्थ है कि इस भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले कोई भी लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म के हो, तो कई बार तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंधु नदी है, उसको हिंदू बोला जा रहा है और उसे ही इंडोई या इंडाइक बोला जा रहा है। ठीक है, सो इन एंशियंट चाइनीज ऑल्सो इंटरेक्टेड विथ इंडिया। द एंशियंट चाइनीज ऑल्सो इंटरेक्टेड विथ इंडिया, जो चाइनीज थे वो भी भारत आए थे और भारत के साथ इनका इंटरेक्शन हुआ था। इन सेवरल टेक्स्ट दे रेफर टू इंडिया एज इंतु और इंदु, है ना। दिस वर्ड ऑल्सो ओरिजिनली कम्स फ्रॉम सिंधु इन द फॉलोइंग मैनर। आप देख सकते हैं सिंधु है, ये प्रोनाउंसिएशन है ना, उनका प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर नहीं हो पाता कि सिंधु को सिंधु बोले, तो थोड़ा बहुत हेर फेर के साथ वो बोल लेते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे ब्रिटिशर्स जब यहाँ पे आए थे तो वो सिपाही नहीं बोल पाते थे, तो वो सिपॉय बोलते थे, थोड़ा बहुत हेर फेर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सिंधु है, उसका बाद हिंदू, फिर इंडू और इंदू।
ये चाइनीज रेफरेंसेस में हमें मिलता है, चाइनीज टेक्स्ट वगैरह में हमें मिलता है। और ये संविधान में इस तरीके से स्टार्ट हुआ है, इंडिया दैट इज भारत। ये फर्स्ट पेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। सोर्स इसका रीप्रिंट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2000, ये रीप्रिंट किया गया है। और डोंट मिस आउट का सेक्शन देख लेते हैं। वेन सांग फॉर्मली स्पेल्ड वेन सांग, वेन सांग, so Wanzhang Zhuang is the correct। तो चलो डोंट मिस आउट का सेक्शन देख लेते हैं, जिसमें ज़ुआंग पता नहीं करेक्टली, ज़ुआंग formerly spelled Wenzhang, traveled from China to India in the 7th century CE. He visited many parts of India, met scholars, collected Buddhist texts, and returned to China after 17 years. There he translated the manuscript he took back with him from Sanskrit into Chinese. Several other Chinese scholars visited India over the centuries. तो कई बार ऐसा हो रहा होगा ना, आपके जहन में ये आ रहा होगा कि आखिर गवर्नमेंट ने बुक्स क्यों चेंज की, आखिर इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस क्यों किया, इंडिया दैट इज भारत। ये अपने गौरवशाली अतीत को जानो। कई बार भारत में आपको बहुत अहमियत कई बार भारत को वर्ल्ड वाइड बहुत अहमियत नहीं दी जाती थी, और यहाँ के लोग भी इसी तरीके से सोचने लग गए थे कि हमारा कोई पौराणिक इतिहास नहीं है, हमारा कोई प्राचीन इतिहास इतना भव्य नहीं है। आप सोचो आपका इतिहास कितना भव्य है कि यहाँ पे इतने हजार साल पहले आप सोचो कि आपका इतिहास कितना भव्य है कि यहाँ पे एक चाइनीज, जिसको आज आप डेवलप्ड कंट्री में रख रहे हैं, है ना, और हम आज तक डेवलपिंग है। आप देखो कि चाइनीज ट्रेवलर आया हुआ था 7th सेंचुरी में, वो यहाँ पे तकरीबन 17 साल तक रहा। 17 सालों तक रहने के बाद ये यहाँ से मैन्युस्क्रिप्ट लेके गया संस्कृत की, जिसे इसने चाइनीज में ट्रांसलेशन किया। तो और ऐसा अकेला वेन सांग ही नहीं था, बहुत सारे चाइनीज आए थे जो भारत में रहे, घूमे और यहाँ के बारे में लिखा। सो अनदर चाइनीज वर्ड आल्सो डिराइव्ड फ्रॉम सिंधु वाज थिंजो, थ्यांजू। आपको सुनने में सेम लग रहा होगा, है ना, थोड़ा बहुत डिफरेंस लग रहा होगा, बट जब आप प्रोनाउंस करोगे तो आपको फील होगा कि कहीं ना कहीं ये एक ही है। बट दिस वर्ड कुड also be understood as heavenly master. This reflects the respect the ancient Chinese had for India as the land of Buddha, क्योंकि बौद्ध धर्म जो है वो भारत से ही चाइना में गई थी, तो वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट भी ऐसे कहते हैं। सो यू आर प्रोबेबली क्वाइट फेमिलियर विथ अ मोर रिसेंट टर्म हिंदुस्तान, but you may not know that it was first used in Persian inscription some 1800 years ago. Later on, this became the term used by most invader of India to describe the Indian subcontinent। जो हिंदुस्तान नाम हम आज के समय में इस्तेमाल करते हैं, ये भी सबसे पहले पर्शियन इंस्क्रिप्शन में ही इस्तेमाल हुआ था, तकरीबन 1800 साल पहले। बाद में जितने भी इन्वेडर हुए, उन्होंने इंडियन सबकॉन्टिनेंट को हिंदुस्तान के नाम से हिंदुस्तान के नाम से बुलाया। पर आप देखो ये हिंदुस्तान जो है वो पूरा भारत नहीं था, वो हमारे अखंड भारत को नहीं ये हमारे अखंड भारत के बारे में ये हमारे अखंड भारत का सूचक नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान वे लोग उस इलाके को बोल रहे थे जितना इलाका दिल्ली सुल्तान्स के हाथ में था, और उसके आसपास का जो एरिया था, बस उसे ही वो हिंदुस्तान कह रहे थे।
तो हिंदुस्तान एक ऐसा टर्म नहीं है जिसे हम एज़ अ होल ऑफ इंडिया ले सकते हैं, ठीक है? यहाँ बच्चों आपके लिए ये होमवर्क है, लेट्स एक्सप्लोर। अभी हमने जो सब डिस्कस किया, पर्शियन में इसे किस नाम से जानते हैं, ग्रीक में किस नाम से जानते हैं, लैटिन में, चाइनीज में, अरबिक एंड पर्शियन में, इंग्लिश में, फ्रेंच में, ये सारा कुछ आपको हिंट के लिए बता दिया गया है, और जो बाकी है उसे आपको करना है। सो बिफोर वी मूव ऑन, India is an ancient land. India is an ancient land which has had many names in the course of its history. भारत एक प्राचीन क्षेत्र है जो समय के साथ इसके इतिहास में इसमें कई नामों का बदलाव हुआ है, कई नामों का बदलाव हुआ है भारत के इतिहास में, है ना? So the names given by the ancient inhabitants of India include Jambu Dwipa and भारत। जो यहाँ के रहने वाले थे, यहाँ के जो वासी थे, एंशिएंट वासी, प्राचीन वासी जो थे भारत के, वो इसे जम्बू द्वीप या भारत के नाम से जानते हैं। द लेटर बिकेम वाइड स्प्रेड इन टाइम एंड इन द नेम ऑफ इंडिया इन मोस्ट इंडियन लैंग्वेज। बाद में जो है भारत जो है वो काफी अलग अलग भाषाओं में भी इस्तेमाल होने लग गया। फॉरेन विजिटर्स टू और invaders of Indian sub India mostly adopted names derived from the Sindhu or Indus River। फॉरेन विजिटर्स जो थे या जो आक्रमणकारी थे, इन्वेडर्स, है ना, वो सारे उन सभी ने हिंदू यानी इंडस रिवर से रिलेट करके इसे पुकारना शुरू किया। दिस रिजल्टेड इन नेम लाइक हिंदू, इंडोई एंड इवेंचुअली इन दिस रिजल्टेड इन नेम लाइक हिंदू, इंडोई एंड इवेंचुअली इंडिया। तो इसी के साथ हम देख रहे हैं कि हाँ, इंडस रिवर से रिलेट करके लोगों ने बुलाया जो हिंदू है, इंडोई है और बाद में इंडिया। तो आप देख सकते हैं ये कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर था। तो कैसा लगा बच्चों तुम लोगों को ये चैप्टर, मुझे ज़रूर से बताना। मुझे तो पर्सनली ये चैप्टर बहुत अच्छा लगता है। अपने अतीत के, गौरवशाली अतीत का आभास होता है मुझे। इंडिया दैट इज़ भारत, ये चैप्टर नाम ही बहुत बेहतरीन है, और इसमें यही बताया गया है कि भारत किन-किन अलग-अलग नामों से जाना जाता रहा है। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये वीडियो ज़रूर से बताइएगा, और अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए मेरे पास ज़रूर आ जाइएगा। बहुत आसान तरीके से पढ़ाऊँगी आपको और बहुत मज़ा आने वाला है। इस बुक को हम लोग कवर करेंगे धीरे-धीरे, और मैंने ये चैप्टर पहले उठाया क्योंकि मुझे यही पसंद था यार। उम, मैंने ये चैप्टर सबसे पहले इसलिए उठाया क्योंकि मुझे ये पसंद था, बहुत पसंद था। जब ये बुक स्टार्ट हुई थी, आई मीन बदलाव के प्रोसेस में थी, तभी से मुझे ये बहुत पसंद है। जब ये पता चला था कि ऐसा कुछ बदलाव होने वाला है, जिसमें भारत के इतिहास को इंक्लूड किया जाएगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था पर्सनली। तुम लोगों को कैसी लगी ये बताओ, और ज़रूर से इस चैप्टर के साथ जो टेक आउट है तुम्हारा, ये लेके जाओ कि भारत का बहुत प्राचीन इतिहास है और इस पे हमें गर्व है। भारत के अतीत पे हमें गर्व है। हमारा इतिहास बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यदि पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो कर दो फ्रेंड्स के साथ, है ना? ओके, बाय बाय।